समंदरी सफर में सेलर्स के बड़े अजीब रिवाज होते हैं। जैसे कुछ सेलर्स मानते हैं कि केले बैड लक होते हैं, इसलिए हम उनको अपने साथ समुद्री सफर पर लेकर नहीं जाते। कुछ सेलर्स मानते हैं कि ये गुड लक है कि हम सफर शुरू करने से पहले अपनी कश्ती से एक बंदे को पानी में फेंकें और फिर उसको वापस ऊपर ले आए फिशिंग ट्रिप पे जाने से पहले। इससे ज्यादा मछलियां पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ज्यादातर ये समंदर के कस्टम बेवकूफों वाले और हार्मलेस है, लेकिन एक समंदर का कस्टम ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा डार्क और इंतहाई सीरियस है। इसको बोला जाता है डेलिकेट क्वेश्चन। और अगर एक बार किसी सेलर ने ये डेलिकेट क्वेश्चन पूछ लिया एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, बस फिर वो क्रू पीछे नहीं हट सकता। और अभी मैं आपको इस कस्टम की सबसे फेमस रियल लाइफ एग्जांपल का बताऊंगा जो समंदर में हुई थी। 6 फरवरी 1821 की सुबह को 4 बंदे पैसिफिक ओशियन में एक छोटी सी कश्ती के ऊपर खड़े थे। ये बड़ी खूबसूरत सुबह होती है, सूरज निकला हुआ था, हर तरफ नीला नीला पानी था, लेकिन इन चारों बंदों का अपनी सराउंडिंग पे कोई ध्यान नहीं होता, बल्कि ये चारों खामोश खड़े एक दूसरे का घूर रहे थे। फाइनली इनमें से एक बंदा बोलता है, उसका नाम था ओवन कॉफिन। ये 18 साल का था। बाकी तीनों बंदों की तरह ओवन भी पानी में ही पला बड़ा था। इनफैक्ट ये चारों बंदे ही छोटे से आइलैंड पे पले बड़े थे जिसका नाम था निंटेकेट्स। ये यूएस की स्टेट मैसेच्यूसेट्स का एक आइलैंड है जिधर लोगों का मेन काम ही वेलिंग है, जिसका मतलब था इन चारों की तरह बाकी सेलर्स भी ओशियन में जाकर वेल को हंट करके उसको मारते थे ऑयल के लिए। जब ओवन और ये बाकी बंदे छोटे थे तो ये पानी में जाते रहते थे सेलिंग सीखने के लिए, और साथ ही ये लोग समंदर के कस्टम भी सीख रहे थे। और इनमें से एक कस्टम ऐसा था जिसके बारे में ओवन अभी बात करना चाहता था तीनों बंदों से जो अभी समंदर में थे। तो बड़ी सीरियस और सख्त टोन में ओवन इन तीनों से वही सवाल पूछता है जिसको सेलर्स बोलते हैं डेलिकेट क्वेश्चन। और जब ओवन ये सो कॉल्ड डेलिकेट क्वेश्चन पूछ लेता है तो बाकी तीनों बंदे जो पहले से ही सीरियस होके खड़े थे उनकी आंखें और मुंह दोनों खुल जाते हैं, और फिर ये चारों बंदे बिल्कुल ही खामोश हो जाते हैं। इतना कि उनको सिर्फ बोट के साथ टकराती पानी की लहरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इस बोट का कैप्टन था जॉर्ज पोलर्ड। ये 28 साल का था और साथ ही ओवन का बड़ा कजन भी था। ओवन के इस डेलिकेट क्वेश्चन के जवाब में जॉर्ज बोलना तो ये चाहता था कि नहीं, लेकिन वो ये नहीं बोलता। इसके बजाय वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है, और वो ओवन और बाकी 2 बंदे, वो भी टीनेजर्स थे जिनका नाम चार्ल्स और बार्जिलाई था, इनकी तरफ शौक होकर देखना शुरू कर देता है। जब वो इन तीनों को घूर रहा था तो उसको पता चल जाता है कि इन तीनों का जवाब ओवन के डेलीगेट क्वेश्चन के लिए साफ हाँ ही है। इन सब को पता था कि इसका जवाब हाँ ही है और इन्हें यह करना ही पड़ेगा। बेशक जॉर्ज इस शिप का कैप्टन था और उसके पास अथॉरिटी भी थी कि वो इनको साफ मना करके रोक सकता था, लेकिन उसको पता था भाई इस सिचुएशन में, इस स्पेसिफिक कस्टम में इनको मैं मना नहीं कर सकता। तो जॉर्ज के हाथ अभी भी उसके मुंह पर थे। वो सर हिलाकर कहता है, हाँ अब इस कस्टम को आगे लेकर चलते हैं। अब सब एग्री थे तो ओवन नीचे झुकता है, शिप की लॉग बुक को निकालता है, बुक को खोलकर वो आखिरी पेजेस पे जाता है जो बिल्कुल खाली थे। एक खाली पेज को पकड़कर उसको फाड़ देता है। फिर ओवन इस पेज को स्ट्रिप्स में फाड़ना शुरू कर देता है। पहले वो 3 बराबर पेपर के टुकड़े फाड़ता है। वो इन पेजेस को हाथ में उठाकर सबको दिखाता है कि ये 3 पेपर के टुकड़े एक जितने हैं। तो बाकी तीनों बंदे अपना सर हिलाते हैं, हाँ सही है। फिर ओवन वापस पेज उठाता है और उसमें से चौथा पेपर का टुकड़ा फाड़ता है। ये वाला टुकड़ा बाकी 3 स्ट्रिप से छोटा होता है। ओवन इस टुकड़े को उठाता है, चार्ल्स, जॉर्ज और बार्जिलाई को दिखाता है। वो सारे दोबारा से सर हिलाते हैं, हाँ ठीक है ये छोटा पीस है। जब पूरे ग्रुप को तसल्ली हो जाती है कि चारों स्ट्रिप्स आ गई हैं, ओवन अपने सर से टोपी उतारता है, चारों पेपर के टुकड़े उसमें डालकर अच्छी तरह हिलाकर मिक्स कर लेता है और वो अपनी टोपी को आगे बढ़ाता है सबके सामने, क्योंकि वक्त आ गया था। सबसे पहले ओवन का कजन जॉर्ज टोपी में से एक स्ट्रिप निकालता है, उसको अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। उसको भी आइडिया नहीं होता कि उसने कौन सा टुकड़ा उठाया। फिर वो अपनी बंद मुट्ठी को सीने के साथ लगा लेता है और एक एक करके बाकी बंदे भी यही करते हैं। बगैर देखे टोपी से स्ट्रिप निकालकर मुट्ठी में बंद करके अपने सीने से मुट्ठी लगा लेते हैं। और जब चारों बंदे स्ट्रिप्स ले लेते हैं, ये सर्कल बनाकर खड़े थे, तो एक साथ चारों बंदे अपना हाथ आगे बढ़ाकर खोलते हैं ये दिखाने के लिए कि उनके पास कौन सा टुकड़ा आया है। जॉर्ज, चार्ल्स और बार्जिलाई के पास वो 3 बड़ी स्ट्रिप्स आती हैं और ओवन 18 साल का कैप्टन का कजन जिसने खुद ये स्ट्रिप्स फाड़ी थी, उसके पास सबसे छोटी स्ट्रिप आती है। जैसे उसका कजन जॉर्ज उसके हाथ में वो छोटी स्ट्रिप देखता है तो वो चीख कर कहता है मुझे वो स्ट्रिप लेने दो, लेकिन ओवन उसको मना कर देता है, नहीं भाई ये कस्टम के हिसाब से है इसलिए ये मेरी है। कुछ लम्हे बाद जब सारे लोग नॉर्मल हो जाते हैं तो चार्ल्स दोबारा से लॉग बुक उठाता है, उसको खोलकर एंड पर जाता है, खाली पेज को फाड़ता है और दोबारा से उस पेज को टुकड़ों में फाड़ना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार वो टोटल 3 स्ट्रिप्स फाड़ता है, 2 सेम बड़ी होती हैं और एक छोटी होती है। और फिर वो भी उनको हाथ में पकड़कर बाकियों को दिखाता है कि
कि ये 3 स्ट्रिप्स हैं। इसके बाद चार्ल्स अपनी टोपी उतारता है, तीनों स्ट्रिप्स को उसमें डालकर मिक्स करता है और टोपी को आगे बढ़ा लेता है जॉर्ज और बार्जिलाई की तरफ। इस राउंड में ओवन हिस्सा नहीं लेता, तो जॉर्ज और बार्जिलाई एक एक करके स्ट्रिप को उठाकर मुट्ठी में बंद करके सीने से लगा लेते हैं। फिर चार्ल्स आखिरी स्ट्रिप को उठाता है और अपने सीने से लगा लेता है। तीनों सर्कल में खड़े अपने अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं और खोलते हैं ये देखने के लिए कि किसके पास कौन सी स्ट्रिप आई है। तो इस बार चार्ल्स, जिसने इस राउंड के लिए पेपर फाड़ा था, उसके पास वो छोटी स्ट्रिप आ जाती है। जैसे ही चार्ल्स इस छोटी स्ट्रिप को अपने हाथ में देखता है तो वो उसको नीचे फेंककर कश्ती के कोने में भागकर चला जाता है। चार्ल्स चीख चीख कर कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। इस टाइम तक ओवन, बार्जिलाई और जॉर्ज हिलते तक नहीं है और वो चार्ल्स के काम होने का बस वेट करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि चार्ल्स को पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्टम है, क्योंकि एक बार इसको शुरू कर दिया तो फिर इसको रोक नहीं सकते। चार्ल्स को वापस यहाँ पर आकर अपना रोल प्ले करना ही पड़ेगा। कुछ देर तक चार्ल्स चीखता रहता है, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और फाइनली वो अपने आंसुओं को साफ करता है, खुद को संभाल कर ओवन, बार्जिलाई और जॉर्ज के पास आ जाता है, जो अभी भी खड़े इसका इंतजार कर रहे थे कि ये आए और कस्टम को हम कंटिन्यू करें। चार्ल्स इनके पास आता है तो जॉर्ज कुछ कहे बगैर शिप के नीचे छोटा सा खाना होता है, उसको खोलता है और उसमें से एक ऑब्जेक्ट निकालता है जो कपड़े में लिपटा हुआ था, और वो इस ऑब्जेक्ट को चार्ल्स के हाथ में थमा देता है। जब चार्ल्स के हाथ में ये ऑब्जेक्ट आता है तो ओवन, जिसने सबसे पहले छोटा पीस निकाला था, वो सबको कहता है अब वक्त आ गया। सारे बिल्कुल खामोश सर्कल में खड़े होते हैं। चार्ल्स के हाथ में वो ऑब्जेक्ट था। ये सब सर झुकाकर कुछ देर बिल्कुल खामोश खड़े रहते हैं। फिर ओवन अपना सर उठाता है तो बाकी सब भी उठा लेते हैं। फिर ओवन एक एक करके बाकियों के कंधे पे हाथ रखता है और उनको बोलता है ये एक फेयर प्रोसेस था। फिर बगैर कुछ कहे ओवन ग्रुप से हटकर दूर बोट के कोने पर खड़ा हो जाता है। वो पानी की तरफ देखता है, नीचे झुककर घुटनों के बल खड़ा होता है और पानी की तरफ देखता रहता है। ओवन को हमेशा से समंदर में जाने का बड़ा शौक होता है। बेशक उसका बाप समंदर में ही मरा था, लेकिन ये स्पेसिफिक व्हेलिंग एक्सपेडिशन जिसपे ओवन था, वो सोच रहा था कि ये बड़ी अच्छी गुजरेगी और वो बड़ा प्राउड था जिसको इस कस्टम में हिस्सा लेने का मौका मिला। इस कस्टम में बहुत ही कम लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन सारे सेलर्स को इसके बारे में पता जरूर था। यूं समझो ये एक बैंड कस्टम था और ये इस कस्टम का सबसे मेन रोल प्ले कर रहा था, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। ओवन अपने पे प्राउड फील करते हुए पानी की तरफ कुछ देर और देखता है, फिर वो झुककर अपनी चिन को बोट के कोने पे रख देता है, जिससे चार्ल्स को सिग्नल मिलता है कि अब वक्त आ गया है। जैसे चार्ल्स देखता है कि ओवन इस पोजीशन में आ गया है, तो चार्ल्स ओवन की तरफ बढ़ता है उस ऑब्जेक्ट के साथ जो कपड़े से लिपटा हुआ था। जब वो ओवन के बिल्कुल पीछे आ जाता है तो उसको कुछ कहे बगैर वो कपड़े से उस ऑब्जेक्ट को निकालता है। ये एक राइफल थी। वो इसका बैरल ओवन के सर के पीछे रखता है और फायर कर देता है। ओवन मौके पे मर जाता है। चार्ल्स पीछे झटके से गिरता है। वो चीखता है कि उसने ये क्या कर दिया, लेकिन उसको पता था इनके पास कोई चारा नहीं है। अगर एक बार ये सीक्रेट कस्टम शुरू कर दिया तो इसको बिल्कुल एंड तक लेकर जाना पड़ेगा। तो जॉर्ज, जिसने अभी अपने कजन को मरते हुए देखा था, वो बड़ा दुख में था, लेकिन उसको भी पता था कि उनको इस कस्टम को एंड तक पहुंचाना पड़ेगा, जिसका मतलब था अब जॉर्ज की बारी है कि वो आगे बढ़े और इसमें अपना रोल प्ले करे। तो जॉर्ज अपने डेड कजन के पास जाता है, छुरा निकालता है और ओवन का सर काटकर अलग कर देता है। उसके सर को पकड़कर वो डेक पर रख देता है और उसका मुंह दूसरी तरफ कर देता है अपने से दूर, ताकि वो ये ना देख सके कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। फिर जॉर्ज ओवन की बॉडी के पास वापस जाता है, उसकी बॉडी को छुरी से खोलता है और उसकी ऑर्गन को निकालकर चार्ल्स और बार्जिलाई को पकड़ाना शुरू कर देता है। फिर जॉर्ज उसके गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े करता है। बेशक बोट पे आग लगाने की जगह थी। तीनों बंदे डिसाइड करते हैं कि वो मजीद वेट नहीं कर सकते और फिर इस छोटी सी बोट में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी। वो थी जॉर्ज, चार्ल्स और बार्जिलाई के ओवन के कच्चे गोश्त को खाने की, और इनकी दाढ़ियां उसके खून से लाल हो जाती हैं। वो जो डेलीगेट क्वेश्चन ओवन ने पूछा था इस स्टोरी के शुरू में, वो सेलर्स कम्युनिटी में बहुत ही खौफ वाला सवाल है, और वो सवाल सिर्फ तभी पूछा जाता था जब शिप तबाह हो जाए या फिर कोई इमरजेंसी हो जाए समंदर में, जब क्रू के पास कोई रास्ता ना हो सर्वाइव करने के लिए। और इन्हीं सिचुएशन में वो डेलीगेट क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो था, क्या हम कुरंदाजी करें जिससे ये पता चलेगा कि हम में से कौन मरेगा, ताकि दूसरे उसको खाकर सर्वाइव करें। तो पहले राउंड में ओवन के पास जब वो छोटा पेपर का टुकड़ा आया था, उसका मतलब था ओवन को मारकर खाया जाएगा, और दूसरे राउंड में चार्ल्स के पास वो छोटा टुकड़ा आया था, जिसका मतलब था वो ओवन को मारेगा। February 6, 1821 जब ओवन ने ये डेलीगेट क्वेश्चन पूछा था, ये चारों पिछले 3 महीने से समंदर में गुम हुए हुए थे। एक वेल ने इनकी वेलिंग बोट को टक्कर मार दी थी और ये लोग तकरीबन बगैर खाने और पानी के समंदर में बहकर गुम हो जाते हैं। इस एसेक्स शिप के अंदर और बंदे भी आए थे, लेकिन वो सब भूख और एक्सपोजर की वजह से मर गए थे और उनकी बॉडीज को बाकी बचे
बचे हुए सेलर्स ने खा लिया था। February 6 तक पूरे क्रू में से ये सिर्फ 4 लोग ही बच जाते हैं और कोई बॉडी नहीं बची थी खाने के लिए। इसी वजह से वक्त आ गया था इस डेलीगेट क्वेश्चन को पूछने का। जिस दिन ओवन अपनी कुर्बानी देता है कि बाकी लोग उसको मारकर खा लें, उसके 17 दिन बाद एक और कश्ती गुजरी थी इनकी लॉस्ट एसेक्स बोट के साथ से, जिसके अंदर अब बस चार्ल्स और जॉर्ज ही बचे हुए थे। बारजिलाई ओवन के मरने के 5 दिन बाद ही भूख से मर जाता है और उसको भी चार्ल्स और जॉर्ज खा लेते हैं। जब वो गुजरती शिप इनकी बोट में झांक कर देखती है तो उनको ढांचे नजर आ रहे थे उन बंदों के जो मरे हुए थे और उनको खाया हुआ था। चार्ल्स और जॉर्ज कश्ती के एक एक कोने पर सुकड़ कर बैठे हुए थे। वो हड्डियों से गोश्त के आखिरी रेशे तक खा रहे थे। उनका जिस्म इंतहाई कमजोर हुआ था और वो बिल्कुल ही जंगली लग रहे थे। उस बोट से बंदे इन दोनों को बचाने के लिए उतरते हैं तो चार्ल्स और जॉर्ज बहुत ही खौफ में आ जाते हैं। उनको रियलिटी का कोई होश नहीं था। वो लोग 94 डेज से समंदर में गुम थे और उन्होंने अपने दोस्तों को खाया हुआ था, तो समझ आती है कि वो पागल हो गए थे। फिर क्रू इन दोनों को खाना पानी वगैरह देता है। फिर इन लोगों को होश आता है सही से और वो इनका शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने इनको बचा लिया। इस स्टोरी से इंस्पायर होकर अमेरिकन एक नॉवल भी लिखते हैं जिसका नाम था मोबी डिक। इसके साथ ही अगर आपने रियल लाइफ में अनडेड आर्मी का किस्सा नहीं सुना जो 1915 में हुआ था, तो आपने कुछ नहीं सुना। ये एक रियल इंसिडेंट है जिसका मोस्टली किसी को भी नहीं पता। इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।